साथियों, आज पूरे देश में एक ही आवाज़ गूंज रही है। मौजूदा सरकार अपने विपक्षियों को निशाने पे लेकर उनके बच्चों को, उनके परिवार की महिलाओं को, बुजुर्गों को तक परेशान कर रही है। और ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने-अपने राज्यों में राजनीतिक बड़े ओहदों पे रह चुके हैं। चाहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार हो, चाहे दिल्ली का केजरीवाल की सरकार के लोग हों, चाहे और अन्य पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। जब इन सबको पता है कि सरकार हमें परेशान कर रही सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, और सत्ता के साथ साथ बहुत सारा इस धरती का एक भूभाग अपने मित्रों को देना चाहते हैं, तो ये सब लोग मिलकर ये क्यों नहीं कहते कि इस देश में इस समय अमीरी रेखा लागू करने की सख्त जरूरत है। अगर अमीरी रेखा लागू हो जाए और निश्चित कर दिया जाए, जिस तरह गरीब वो माने जाते हैं जो 27 रुपये कम कमाते हैं, तो अमीर को कह दो भाई जो 27 लाख से ज्यादा कमाते हैं वो अमीर हैं। कहीं तो एक पैमाना बने कि ये लोग अमीर हैं, और जो लोग अमीर हैं उनकी पहली शर्त यही होगी कि उन्होंने आज़ादी से पहले तो सब लोग गुलाम थे, और ये इस देश की धरती भी किसी की नहीं थी, जो यहाँ है विदेशियों के हाथ में था। आखिरकार आज जो भी हुआ देश की आज़ादी के बाद हुआ, उनके पास आया, और बराबरी का जो कॉन्सेप्ट था जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन कानून भी बने और जमीनें बांटी भी गई। तो जब जमीनें अमीर ज़्यादा जमीन वालों से लेके सरकार ने अपने सरकारी साधन बढ़ाने के लिए उपयोग किया और गरीबों में बांटे भी, तो जिन लोगों के पास अमीरी रेखा से ज़्यादा पैसा है उनके उनकी संपत्ति को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए और गरीबों के भलाई के लिए क्यों न इस्तेमाल किया जाए। मैं, चूँकि अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, मैं नरेश चंद पाल, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा नई दिल्ली, किराड़ी विधानसभा में निवास करने के नाते, और यहाँ से भी विधानसभा और निगम के भी उम्मीदवार के रूप में मैं सबके बीच मौजूद रहा, और मेरी लड़ाई सिर्फ ये होती है, अभी तक ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई जातिगत ऊंच नीच के बारे में, दुर्भावनाओं के बारे में, सरकार द्वारा निचले तबके को सताने के बारे में, उनका मान सम्मान का हरण करने के बारे में। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इस लड़ाई से थोड़ा आगे निकलकर एक आर्थिक आज़ादी जिसको कहते हैं, जो समाजवाद का नारा था कि 1 और 10 से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 1 का 100 से फासला कर लो तब भी चलेगा। भाई, एक आदमी की अगर मिनिमम जो इनकम है वो 10,000 हो, तो जो मैक्सिमम हो 10 लाख से ज़्यादा ना हो, कहीं तो जाके टिको। तो जो विपक्ष के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो इस बात के लिए संसद में आवाज़ उठाएं कि इस देश की जो सत्ता में बैठी हुई मौजूदा सरकार है, अब पूरी तरह से लोगों के मौलिक अधिकारों को देने में नाकाम है। जो पिछली सरकारें रहीं उन्होंने भी पूरा नहीं किया। तो आज जो सरकार मौजूदा हालत में है, पहले तय करे कि जिन लोगों ने भी लोन लिया है और वो अमीर लोग हैं, अमीर का मतलब
चाहे आप 100 करोड़ की संपत्ति रख लो, चाहे 1000 करोड़ की रख लो। इसके ऊपर जो भी संपत्ति, जिनकी भी संपत्ति है, वो सबसे पहले आज़ादी के बाद उन्होंने जो भी लोन लिया है, वो ब्याज समेत अदा करें, चाहे वो बेशक पहले कभी माफ़ किए गए हों। उनको सिर्फ़ वही रखना है, जो उन्होंने कमाया है। उसके अलावा जो भी उनके पास लोन का पैसा है, वो सभी लोग वापस करें, जिससे एक रकम इकट्ठी हो। और जो मैंने कहा, आर्थिक आज़ादी, इस देश की जीडीपी का आधा जो हमारी डिमांड रही है, 2009 में मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था और मेरा यही कहना था कि जीडीपी का आधा वोट लेने के लिए सरकार ने पहचान पत्र दिया हुआ है, उसको एटीएम कार्ड के रूप में बनाए और 1 तारीख की सुबह जो आधी रकम है, वो सबके उस खाते में सीधे भेजे। उसमें किसी तरह का अमीर गरीब, महिला पुरुष का भेदभाव न करे। ये पहला सुझाव था। और अगर सरकार ये चाहती है कि हमको इसको टेस्ट करना है, तो भले ही पहली बार पुरुषों को छोड़कर बाकी लोगों को दिया जाए जो वोटर हैं। महिला वोटर पेंशन कह सकते हैं इसको। इसमें मैं एक विशेष बात ये जोड़ना चाह रहा था कि पहली जो शर्त है वो है कि किसी भी तरह का इसमें प्रमाण पत्र की ज़रूरत ना हो। गरीबी का प्रमाण पत्र वही बनवाते हैं जो दलाली देते हैं, और जो प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते वो गरीब ही नहीं बन पाते। इसलिए किसी भी तरह से, बेशक आज कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं कोरोना काल में जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ दे रहा हूँ। तो जब 20 लाख करोड़ दे रहा हूँ, तो बाकी जब 10 पूरा होगा तो 200 लाख करोड़ है, और उसका आधा 100 लाख करोड़, और यहाँ की जो जहाँ का वोटर है वो 90 ही करोड़ है। तो इनमें बराबर बराबर हिस्से में, यानी 8,000 रुपये महीने हर एक के खाते में दिया जाए। तो जैसा कि पहले कहा कि चाहें तो पहले महिलाओं को सिर्फ देकर आजमा कर देख लें। और इसके लिए विपक्षी, जो खुद को आज विपक्ष में मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो लोग संसद में बहस कराएं कि इसके पक्ष में कौन है और इसके खिलाफ कौन है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले जो मौजूदा सांसद हैं उनके यहाँ जाकर उनसे पूछा जाए कि जब आप लोग 3 लाख रुपए महीने लेते हैं, हराम का नहीं होता। जो मैंने पहले सुना है कि लोग कहते हैं कि लोगों को हराम का मिलेगा तो ये काम नहीं करेंगे और ये दारू पी के नाली में पड़े रहेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब उनको 3 लाख रुपए मिल रहा है, तो आखिरकार इनको 3,000, 5,000, 8,000 देने में ही क्यों दारू पीकर पड़े रहेंगे। धीरू भाई अंबानी अपनी औलादों के लिए 75,000 करोड़ छोड़ के मर गए। क्या उनकी औलादें आज नालियों में पड़ी हैं? ये केवल न देने का बहाना है। देखा जाए और उसके बाद दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम जो भी आते हैं, उसके बाद आकलन हो। तो मेरा पहला विपक्ष से अनुरोध है कि सबसे पहला काम जो करें वो यही करें कि इस देश में वोटर पेंशन कानून के लिए एक बहस शुरू हो, डिमांड हो, और उसके बाद अमीरी रेखा लागू करें, जिससे निरंतर चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।